हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदनी आईएएस। हमें उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सब लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमारा आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम यूपीएससी का 25 मई 2025 को है और जिसके लिए आप लोग जी तोड़ के ताबड़तोड़ मेहनत कर रहे होंगे। दोस्तों, आपकी मेहनत में साथ देने के लिए हम आपको आपके करंट अफेयर्स की जो भी इंपॉर्टेंट खबर है वो हम आपके लेके आते हैं। दोस्तों, आप चाहे यूपीएससी का एग्जाम देने वाले हो, चाहे आप स्टेट पीसीएस का एग्जाम देने वाले हो, चाहे आप कोई अन्य एग्जाम देने वाले हो, ये करंट अफेयर्स आपके सभी के लिए उपयोगी है। जी हाँ, तो दोस्तों, आप सभी लोगों का नंदनी आईएएस के इस धमाकेदार सेशन में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आप इस सेशन को इन सभी लोगों को, जो सभी लोग जिनकी जरूरत है, उनको भेजिए। दोस्तों, हमारे सेशन को शेयर करिए, हमारी वीडियो को लाइक करिए और हमारे नंदनी आईएएस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, एक कहावत है क्या कि जो रातों में जलते हैं सूरज वही बनते हैं। जो रातों में जलते हैं सूरज वही बनते हैं। जो मुश्किलों से लड़ते हैं सिकंदर वही बनते हैं। जो मुश्किलों से लड़ते हैं सिकंदर वही बनते हैं। दोस्तों, हमें मुश्किल आती हैं, हमें कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हम आईएएस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, हमें मुश्किल आती है, लेकिन हमें उन मुश्किलों से लड़ करके हमें अपनी मंजिल पानी है। दोस्तों, हम किसी से कम नहीं, क्योंकि हम भी एक इंसान हैं। दोस्तों, तो इस सेशन को हम आज शुरू करेंगे। देखिए, हमारे इस करंट अफेयर्स में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपके अभी खबरों में हैं, जो आपकी यूपीएससी एग्जाम या अन्य किसी एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। दोस्तों, आज हमारी डेट है 7 मार्च 2025। नंदनी आईएएस के इस चैनल पर ये करंट अफेयर्स की अब खबर आपको मिलती रहेंगी। दोस्तों, इसलिए आप हमारे सेशन को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। देखिए, हम इसमें कौन कौन सी खबर लेके आते हैं आपके लिए। देखिए, इंटरनेशनल न्यूज, नेशनल अफेयर्स, यह हमारी खबरें हैं जो ऐसी आती हैं आप लोगों के लिए। बैंकिंग न्यूज, अवार्ड न्यूज, डिफेंस न्यूज, स्पोर्ट्स न्यूज और आप इसमें देखेंगे साइंस टेक न्यूज। जो यही तो न्यूज आपके एग्जाम में पूछी जाती है, यही न्यूज तो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और अभी मैं आपसे एक बार फिर कहूंगा कि अगर आपने हमारे सेशन को अभी शेयर नहीं किया तो कर दीजिए, हमारे सेशन को अभी आपने लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, है ना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, अब आपका समय गवाए बिना हम शुरू करते हैं आज की पहली खबर। देखिए, गंगा डॉल्फिन। दोस्तों, क्यों खबरों में है यह, इस पर क्वेश्चन आपकी यूपीएससी में 100% पूछा जा सकता है। आप लिख के ले लीजिए, क्योंकि यह खबरों में बहुत दिन से है और सरकार ने इस पर बहुत ज्यादा काम किया है। देखिए, भारत में पहले डॉल्फिन जनसंख्या का सर्वे कराया गया, ठीक है, जिसमें पता चला कि देश की नदियों में कुल 6327 डॉल्फिन हैं। कितनी? 6327। अपनी सुविधा के अनुसार आप इसे 6300 मान लीजिए, 6300 मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए, भारत में डॉल्फिन जनसंख्या का सर्वेक्षण हुआ, 2025 की रिपोर्ट है। हम इसको थोड़ा डीपली पढ़ लेते हैं ना। तो देखिए, हम एक बार पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, हमको बार बार नहीं पढ़ना, हमको पढ़ना है एक बार अच्छे से, फिर हमको उसको रिवीजन करना है, ठीक है। देखिए, प्रमुख जानकारी, भारत की नदियों में कुल 6327 डॉल्फिन पाई गई हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी घाटियों में 6324 तथा पंजाब की ब्यास नदी में 3 डॉल्फिन पाई गई हैं। दोस्तों, 6324 तो आपकी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की घाटियां में पाई गई हैं। कितनी? 6300। और इसके अलावा पंजाब की जो ब्यास नदी है ना, उसमें केवल 3 ही पाई गई हैं। इसलिए 3 ये और 6300 ये, टोटल मिला करके आपके 6327 डॉल्फिन हो रही हैं। तो अगर आपकी यूपीएससी एग्जाम में अगर पूछ ले जाए या कोई एग्जाम में अगर पूछ ले जाए कि पंजाब की ब्यास नदी में 2025 के डॉल्फिन जनसंख्या सर्वेक्षण के अनुसार कितनी डॉल्फिन पाई गई हैं, तो इसका आंसर होगा 3, ओनली 3, ठीक है। नोट में आप देखेंगे, यह रिपोर्ट 3 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की बैठक में जारी की गई। कहां पर? गुजरात में प्रधानमंत्री के द्वारा, कहां पर? राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की बैठक में जारी की गई थी। कौन से दिन को? 3 मार्च 2025 को। और इसी को हम मनाते हैं विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में, है ना। अब देखिए, सर्वेक्षण की प्रक्रिया, भाई रोज सर्वे किया है, इसकी क्या प्रक्रिया है। देखिए, 8 राज्यों की 28 नदियों में 8500 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र का अध्ययन किया गया है।
8 राज्यों की 28 नदियों में 8500 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र का अध्ययन किया गया है। इस सर्वेक्षण में कुल 3150 दिन लगे। अब देख लीजिए, आपके एक साल में 365 दिन होते हैं, अगर लीप ईयर है तो 366 दिन होंगे। अब समय का अनुमान लगा लीजिए कि कितने वर्ष हो गए होंगे, है ना। तो कितना इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। गंगा व उसकी सहायक नदियों में कुल 7109 किलोमीटर का सर्वेक्षण किया गया। गंगा की जो नदी है, गंगा की जो सहायक नदियां हैं, गंगा नदी है, तो गंगा नदी और सहायक नदियों में कुल 7109 किलोमीटर का सर्वे किया गया। इस सर्वेक्षण में चंबल, यमुना, राप्ती, शारदा, घाघरा जैसी सहायक नदियों को भी शामिल किया गया है। तो आई होप आपको सारी चीज समझ में आ रही होंगी। तो दोस्तों जल्दी से हमारे सेशन को शेयर कर दीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों राज्यवार डॉल्फिनों की संख्या, सबसे अधिक जो भारत की बात करें तो सबसे अधिक डॉल्फिन आपके उत्तर प्रदेश राज्य में पाई जाती है। कुल डॉल्फिनों का 40%, ठीक है। कितना है भाई, 2397 डॉल्फिन आपके उत्तर प्रदेश राज्य में पाई गई हैं। इसके बाद आप देखेंगे बिहार में कितनी, 2220। इसके बाद पंजाब, पश्चिम बंगाल में कितना, 815 है। असम में 635। क्रम पूछ ले, है ना, तो यूपी अधिक, बिहार, है ना, क्या बिहार, है ना, पश्चिम बंगाल, असम, है ना, ये आपका क्रम रहेगा। तो आप इसको चाहो तो अपनी सुविधा के अनुसार लिख भी सकते हैं, है ना, अपनी सुविधा के अनुसार लिख भी सकते हैं आप इसको। यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, ये क्रम है। तो सबसे अधिक आपकी जो डॉल्फिन पाई गई कहां पर, उत्तर प्रदेश में, फिर बिहार में, फिर पश्चिम बंगाल, फिर असम में। अगर क्रम पूछ लेना तो आप उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। नोट में बात लिखिए, गंगा नदी में कुल डॉल्फिन कितनी है, 5689, और ब्रह्मपुत्र में कितनी है, 635। अब देखिए इस सर्वेक्षण में शामिल संगठन देखिए कौन कौन से। देखिए अब जो सर्वेक्षण किया है ना, जो सर्वेक्षण हुआ है तो किसी एक संगठन ने तो किया नहीं होगा, तो इसमें कौन कौन से संगठन शामिल हैं वो हम देख लेते हैं। देखिए भारतीय वन्यजीव संस्थान, जिसे बोलते हैं WII, ये शामिल है इसमें। उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, असम, झारखंड व राजस्थान के वन विभाग इसमें शामिल हैं, ठीक है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF, भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट, ये शामिल हैं इसमें। तो ये संगठन में शामिल हैं। तो इनका ये संगठन बना है जिन्होंने इसका सर्वेक्षण किया है। अब देखिए गंगा नदी डॉल्फिन। गंगा नदी डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम है प्लेटनेस्टा गैंगेटिक, ठीक है। प्लेटनेस्टा गैंगेटिक, जो आपकी वनडे एग्जाम में या फिर आपके स्टेट पीसीएस एग्जाम में पूछ सकता है ना, यूपीएससी में तो ऐसे पूछ भी सकते हैं। देखिए यह भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। डॉल्फिन अंधी होती है। कैसी अंधी होती है, उनकी आंखों में लेंस नहीं होता, सिर्फ मीठे पानी में ही रह सकती है, ये खारे में नहीं। यह पानी में सांस नहीं ले सकती, इसीलिए इसे पानी से बाहर आना पड़ता है। यह भारत, नेपाल और बांग्लादेश में पाई जाती है। बिहार में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थापित किया गया। कहां पर, बिहार में। कौन सा, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थापित किया गया आपके बिहार में। 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय गंगा नदी डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन सी डेट को, 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय गंगा नदी डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिससे इसके ऊपर लोगों का ध्यान आकर्षित हो सके और इसके बचाव के लिए लोगों में जागरूकता फैला सके और लोग जान सके कि हमें डॉल्फिन बचाना कितना जरूरी है। अब देखिए वर्ष 2009 में भारत सरकार ने गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय पशु के रूप में मान्यता दी। किसने, भारत सरकार ने। कब, 2009 को राष्ट्रीय जलीय पशु के रूप में इसको मान्यता दी थी, गंगा डॉल्फिन को, ठीक है, भारत सरकार ने। यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची फर्स्ट में सूचीबद्ध है। यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची फर्स्ट में सूचीबद्ध है। प्रकृति का संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ, जिसे बोलते हैं IUCN की, यह संकटग्रस्त प्रजाति है। कैसी है, संकटग्रस्त प्रजाति। आप देख सकते हैं इसको। तो दोस्तों हमने आपके साथ रहकर के हमने एक खबर कवर कर ली है। अब हम आते हैं दूसरी खबर। तो दोस्तों अगर आपने हमारे सेशन को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, अगर आपने हमारे सेशन को अभी शेयर नहीं किया तो कर दीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए। दोस्तों हम आज पढ़ेंगे अपनी इंपॉर्टेंट खबर। इसमें हमारी एक खबर हो चुकी है, अब आ रही है हमारी दूसरी खबर। यह है मिशन 300।
ठीक है। अरे मिशन 300 क्या है देखिए, मिशन 300 एक महत्वाकांक्षी लेकिन कैसा, एक महत्वाकांक्षी लेकिन परिवर्तनकारी पहल है जिसका लक्ष्य 2030 तक उप सहारा अफ्रीका के, कहां देखिए इंपॉर्टेंट, उप सहारा अफ्रीका के, ठीक है, उप सहारा अफ्रीका के 300 मिलियन लोगों तक बिजली पहुंचाना है। हम आपको एक बात और बता दें, विश्व में जो बिना बिजली वाले क्षेत्र है ना, विश्व में जितने, अगर उनको हम 100% मान लें सभी को, तो उसमें से 83% आपके यहां पर बिजली नहीं पहुंच रही, ये बिजली से वंचित हैं, इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है। अब यह है विश्व बैंक और अफ्रीकी विकास बैंक द्वारा प्रमुख भागीदारों के सहयोग से शुरू की गई है। जो विश्व बैंक ये विकास का काम करती है ना, तो विश्व बैंक और अफ्रीकी विकास बैंक द्वारा प्रमुख रूप भागीदारी से ये सहयोग से शुरू की गई है आपकी मिशन 300 योजना। अब देखिए यह केवल बिजली करण की योजना नहीं है, अब इससे केवल बिजली पहुंचा दे और अपना काम खत्म, तो वो नहीं है। इसके बिजली पहुंचाने के अलावा क्या है, देखिए यह केवल बिजली करण की योजना नहीं है, बल्कि इस क्षेत्र के भविष्य को पुनः परिभाषित करने वाला एक गेम चेंजिंग मिशन है। मतलब इसका भविष्य भी बनाना, हमें इसके भविष्य की परिभाषा भी चेंज करनी है। ऐसा नहीं कि जो भविष्य उनका आज है आगे वही रहेगा, नहीं, हमें उनको भविष्य को चेंज करना है, हमें उनको आर्थिक गतिविधि बढ़ावा देना है, हमें उनको पास बिजली पहुंचानी है, हमें उनको रोजगार देना है, हमें उनको हेल्थ का ध्यान रखना है। इन सारी चीजों को इस पर ध्यान दिया गया मिशन 300 के अंतर्गत। अब देखिए विश्वसनीयता के किफायती और टिकाऊ ऊर्जा तक पहुंच अफ्रीका के सशक्तिकरण और आर्थिक परिवर्तन के लिए आवश्यक है, ठीक है। टिकाऊ ऊर्जा, किफायती, विश्वसनीयता, ये सभी अफ्रीका के सशक्तिकरण में और आर्थिक परिवर्तन के लिए आवश्यक है। यह गरीबी उन्मूलन, गरीबी को रोकना और विकास लक्ष्यों की पूर्ति का आधार है। गरीबी को कब रोकेंगे, जब हम उसको विकास देंगे। भाई किसी क्षेत्र में गरीबी लोग कब होते हैं, वहां का विकास पिछड़ रहा हो, जब वहां हम विकास दे देंगे, विकास कर देंगे, तो उनकी जो आर्थिक प्रगति वो तो बढ़ जाएगी ना। उप सहारा अफ्रीका में 600 मिलियन लोग अब भी बिजली से वंचित हैं। कितना, 600 मिलियन लोग अभी भी इस 21वीं सदी में क्या है, बिजली से वंचित हैं। 2025 चल रहा है, मार्च का महीना है, इस स्थिति में आप देखेंगे सहारा, उप सहारा अफ्रीका में 600 मिलियन लोग अभी भी बिजली से वंचित हैं। जो दुनिया की गैर विद्युतीकृत आबादी का 83% है। देखिए जो दुनिया में जो गैर विद्युतीकरण, मतलब जहां बिजली नहीं है ना, इलेक्ट्रॉनिक पावर नहीं है, उसका 83% आप देखेंगे आपके इस अफ्रीका में ही है ना, सारा अफ्रीका में। अब देखिए इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तेज और स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन। स्वच्छ ऊर्जा देना मतलब सौर ऊर्जा वहां पर देना, पवन ऊर्जा देना, है ना, जैव ऊर्जा देना, है ना, ताप ऊर्जा देना। ये क्या है, हमारा तेज और स्वच्छ ऊर्जा में चेंज करना है, आर्थिक विकास और रोजगार में वृद्धि करना है, सस्ती और विश्वसनीय बिजली आपूर्ति करनी है, तभी तो वहां का विकास होगा, ठीक है। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। अब प्रमुख रणनीतिक पहले आप देखिए क्या पहले देखिए, डेयर्स प्लेटफॉर्म, ये किसके लिए है, निजी भागीदारी के माध्यम से विकेंद्रीकृत अच्छी ऊर्जा का विस्तार करना, मतलब इसमें लोगों की निजी भागीदारी हो, उसका कोई केंद्रीकरण ना हो। विकेंद्रीकरण मतलब जो चाहे वो अपनी निजी भागीदारी का यूज करके अच्छी ऊर्जा का विस्तार कर सकता है, ठीक है। अच्छी ऊर्जा आपकी क्या होगी, आपकी पवन ऊर्जा होगी, आपकी सौर ऊर्जा होगी, आपकी है ना, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, है ना, जैव ऊर्जा, ताप ऊर्जा, ये आपकी क्या है, अच्छे ऊर्जा है। अब देखिए एसेंट, है ना, एसेंट कार्यक्रम में आप देखेंगे अगले 7 वर्षों में 20 देशों में 100 मिलियन लोगों तक ऊर्जा पहुंचाना, ये का रणनीति पहला है, ठीक है। अब देखेंगे रेस्पिट परियोजना, आप देखेंगे पश्चिम अफ्रीका में सौर ऊर्जा का विस्तार, डीजल जनरेटरों की जगह स्वच्छ ऊर्जा समाधान करने का प्रयास किया गया है, ठीक है। मतलब पश्चिम अफ्रीका में देखेंगे सौर ऊर्जा का विस्तार हो रहा है और डीजल जो जनरेटर होते हैं ना, उनकी जगह पर स्वच्छ ऊर्जा समाधान की योजना करने की रणनीति है की। अब जो डीजल से चलते हैं जनरेटर, उनसे बिजली लेते हैं ना, कितना पोल्यूशन होता है, ध्वनि प्रदूषण, है ना, आपका वायु प्रदूषण, और भी पोल्यूशन होते होंगे, उससे होते हैं, तो आप उसमें समाधान मिल जाएगा। दोस्तों आज की हमारी तीसरी खबर, तो अब मैं आपसे यह आशा रख सकता हूं कि आपको अब हमारी वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो दोस्तों आप बिना देरी किए हुए आप हमारे वीडियो को लाइक करें और आप बिना देरी किए हुए हमारे सेशन को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों
अब आपको हर रोज करंट अफेयर्स की ऐसी वीडियो आपको मिला करेंगी जो आपकी यूपीएससी प्रीलिम्स, आपको स्टेट पीसीएस या अन्य एग्जाम के लिए उपयोगी होंगी। दोस्तों आज की हमारी अगली खबर है, देखिए तंगानिका झील बेसिन, देखिए तंगानिका झील बेसिन जैव विविधता संरक्षण परियोजना, ठीक है। अब इस झील की बात हो रही है, देखो कहां पर है ये, है ना। तो देखिए अब हमारे कुछ देश हैं अफ्रीका महाद्वीप में जिनके बीच में ये है, देखिए बुरुंडी, है ना, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, पूरा नाम है, ये भी देश है बुरुंडी, दूसरा देश है कौन, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, तंजानिया और जाम्बिया की सरकारों ने तंगानिका झील बेसिन जैव विविधता संरक्षण परियोजना शुरू की है। क्यों की है अभी हम देखेंगे भाई। देखिए परियोजना के बारे में शामिल देश कौन कौन शामिल देश हैं, देखिए इसमें बुरुंडी हो गया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य हो गया, तंजानिया हो गया, जाम्बिया हो गया, ये इसमें शामिल है इस परियोजना में। और इसकी अवधि कितनी है, 2025 से लेके 2030 की 5 वर्ष की इनकी अवधि है इस परियोजना की, ठीक है। नेतृत्व कौन कर रहा है, देखिए नेतृत्व का संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसे हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट पॉलिसी, है ना, प्रोग्राम यूएनईपी। तो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम आप देखेंगे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम इसका नेतृत्व करेगा। वित्त पोषण वैश्विक पर्यावरण सुविधा के लिए वित्त पोषण रखा गया है। अब देखिए उद्देश्य क्या है, तंगानिका झील बेसिन की जैव विविधता के लिए सीमा पार खतरों का आकलन और समाधान करेगी। मतलब यह है कि देखिए जैव विविधता के लिए जो भी खतरे उसकी सीमा को लांघ चुके हैं, मतलब इतने खतरे बढ़ गए हैं कि उनकी जो खतरे सैनिक सीमा है ना वो पार हो चुकी है, तो ही बोला गया जैव विविधता के लिए सीमा पार खतरों का आकलन करेगी और उसका ये समाधान निकालेगी। अब हम आपको बता दें, देखिए ये हमारी जो लेक तंगानिका कहाँ है, देखिए ये हमारा बुरुंडी देश है ना, बुरुंडी, देखिए ये रहा, ये हमारी सीमा मिल रही है। और ये हमारा क्या है, तंजानिया, ये हमारा तंजानिया है, और ये हमारा क्या है, कोंगो लोकतंत्र गणराज्य, है ना। अब हमारे क्या है, ये जाम्बिया है। तो इनके बीच में हमारी ये झील बनी हुई है, देखिए ये रही, ये क्या है, ये हमारी झील है। तो आप इसका लोकेशन थोड़ा याद रख सकते हैं। देखिए इस झील के उत्तर में बुरुंडी देश है, इस झील के पूर्व में तंजानिया, इस झील के दक्षिण पश्चिम में, इस झील के पश्चिम में, इस झील के पश्चिम में क्या है, कोंगो, और इस झील के दक्षिण में क्या है, जाम्बिया। तो ये हमारा लोकेशन होगी जो आपकी यूपीएससी में क्रम पूछ सकता है, तो हमने आपको वो बता दिया। अब देखिए तंगानिका झील के बारे में आप देख लेंगे क्या, देखिए अफ्रीका महाद्वीप में स्थित देश बुरुंडी, ये देश कहां पर, अफ्रीका महाद्वीप में, बुरुंडी, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य डीआरसी बोलती है, ना, तंजानिया और जाम्बिया की सीमाओं से घिरी हुई है ये, ठीक है। और विशेषता क्या है, दुनिया की दूसरी, ये क्या विशेषता, देखिए आप इसको देख लीजिए और आप इसे नोट भी कर सकते हैं, नोट के आपको पीडीएफ मिल जाएगी, है ना। विशेषता आप देखिए, दुनिया की दूसरी सबसे गहरी मीठे पानी की झील है, दुनिया के दूसरी सबसे गहरी मीठे पानी झील कौन सी है, हा? कौन सी है बताओ, कमेंट करो। सबसे लंबे मीठे पानी झील है, लंबी है ना, जो मैंने आपको दिखाया था अभी, ये कैसी है हमारी, लंबी है, तंगानिका झील। देखिए इस झील की जलधारा धीरे धीरे उत्तर की ओर बहती है और कांगो नदी के माध्यम से अटलांटिक महासागर में मिल जाती है, ठीक है। तो आप अपने पास मैप रखा होगा ना, आपने ले रखा होगा, आप उसमें देख सकते हैं। अब देखिए आज की हमारी नेक्स्ट खबर है ना, स्वावलंबनी पहल, स्वावलंबनी पहल। दोस्तों ये भी आपकी खबर इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, चलिए उसको भी शुरू कर लेते हैं, है ना। देखिए ये हमारी खबर है स्वावलंबनी पहल, आप इसे देख रहे होंगे। देखिए हाल ही में केंद्रीय कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय, जिसे हम बोलते हैं एमएसडीई, कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय जिसे हम बोलते हैं एमएसडीई, ने नीति आयोग के सहयोग से स्वावलंबनी पहल शुरू की है, ठीक है। अब हमें स्वावलंबनी पहल 2025 का हम थोड़ा मोटा मोटा क्या है, थोड़ा डीप से जान लेते हैं ना। देखिए शुरुआत कहां से हुई इसकी, देखिए शुरुआत केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से इसकी शुरुआत हुई, इसने इसकी शुरुआत की है। शुभारंभ किसने किया, शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी जो स्वतंत्र प्रभार है, इन्होंने इसका शुभारंभ किया है। कहां हुई, देखिए स्थान मेरठ जो आपके उत्तर प्रदेश में है, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में इसकी शुरुआत हुई, ठीक है।
ये सबसे पहले शुरू देश के, ये सबसे पहले जो शुरू हुई कहां पर, ये सबसे पहले शुरू हुई देश के पूर्वी क्षेत्र के उच्च शिक्षण संस्थानों में। जो देश के जो पूर्वी क्षेत्र है ना, वहां के जो भी उच्च शिक्षण संस्थान है वहां पर ये शुरू हुई, तथा इसका क्रियान्वयन राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान और नीति आयोग में इसका किया गया। ठीक है, अब आप इसको देखिए उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य ये देखिए, उच्च शिक्षा संस्थानों में महिला छात्रों का अपना व्यवसाय स्थापित करना। मतलब यह है कि उच्च शिक्षा संस्थानों में इनको ऐसा कौशल देना जो कि ये महिला अपना व्यवसाय स्थापित कर सके। अब देखिए, आवश्यक कौशल और आत्मविश्वास के साथ सशक्त बनाना। ठीक है, इनको जो भी कौशल है वो आवश्यक कौशल इसको दीजिए, इनको आवश्यक कौशल दीजिए और इनको आत्मविश्वास के साथ इनको सशक्त बनाइए, ये इसका उद्देश्य है। कार्यक्रम आप देखेंगे, 600 महिला छात्रों के लिए 2 दिवसीय उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम शामिल किया गया है इसमें। कितने? 600 महिला छात्रों के लिए 2 दिवसीय उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम इसमें शामिल किया गया है। और आप इसमें देखेंगे 300 चयनित छात्रों को व्यवसाय विकास, वित्त पहुंच, बाजार लिंकेज तथा अनुपालन, इसकी बात की गई है। मतलब उनको व्यवसाय विकास का कैसा करना, उनको ट्रेनिंग देना है उनको, है ना। उनको वित्त में पहुंच बनाना, मतलब हमको वित्त से अपनी नजदीकी कैसे बढ़ानी है। भाई हमको पैसा चाहिए, महिलाओं को उनको पता होना चाहिए कि हम पैसा हम कहां से ले सकते हैं, है ना। हम व्यवसाय को कैसे बढ़ा सकते हैं, हम बाजार से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, इन सारी चीजों को इसमें इस कार्यक्रम में शामिल किया गया 300 छात्रों के लिए ना। कानूनी सहायता के महत्वपूर्ण पहलुओं पर 40-40 घंटे के प्रशिक्षण सत्र से गुजरना होगा। मतलब अब देखिए, हम किसी को कानूनी सहायता देते हैं ना, तो हमको पता होना चाहिए कि हम कैसे कानूनी सहायता किसी को दे सकते हैं या ले सकते हैं। तो ऐसी ट्रेनिंग उनको दी जाएगी ना, कितनी 40-40 घंटे के इस प्रशिक्षण सत्र से उनको गुजारा जाएगा। तो आपको ये समझ में आया होगा, है ना। अब देखिए, हमारी नेक्स्ट खबर है जो आपकी इंपॉर्टेंट है। देखिए, यामांद ओरसी उरुग्वे के राष्ट्रपति चुने गए हैं। जो आपका उरुग्वे है, जो आपके दक्षिण अमेरिका में है ना, अर्जेंटीना के पास। अब देखेंगे तो वहां के जो राष्ट्रपति हैं वो चुने गए, इनका नाम है यामांद ओरसी, है ना। जो उरुग्वे के राष्ट्रपति चुने गए हैं, हम थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। देखिए, तो क्या है इनकी खास खबरें, देखिए इनके बारे में। देखिए, हाल ही में यामांड ओरसी ने उरुग्वे के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। ठीक है, उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति लुइस लेकेले पो की जगह ली है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। अब देखिए, उरुग्वे राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उरुग्वे एक देश है जो आपके दक्षिण अमेरिका में है ना, अर्जेंटीना के पास है, आप देख सकते हैं। उरुग्वे दक्षिण अमेरिका का महाद्वीप में स्थित एक देश है। यह दक्षिण अमेरिका का दूसरा सबसे छोटा देश है। मतलब सबसे छोटा जो देश है, उसके बाद उससे मतलब बड़ा थोड़ा जो देश है, कौन सा? उरुग्वे, दूसरा सबसे छोटा देश। अब इससे भी छोटा कोई और होगा, है ना, तो आप उसे देख सकते हैं। कौन सा, आप कमेंट करिए। अब देखिए, इसकी सीमा अर्जेंटीना और ब्राजील से लगती है। किसकी? उरुग्वे की। और इसकी राजधानी कहां पर है? मोंटेवीडियो, और मुद्रा है उसकी उरुग्वे पैसो। ये आप याद रख सकते हैं दोस्तों। आज की हमारी नेक्स्ट खबर है ना, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे सेशन को अभी शेयर नहीं किया हो तो इसे आप कर दीजिए, और हमारे सेशन को लाइक कर लीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, हम आपके लिए वो इंपॉर्टेंट खबर लेके आ रहे हैं जो आपकी यूपीएससी एग्जाम के लिए जरूरी है, आपके स्टेट पीसीएस के लिए जरूरी है, आपके अन्य एग्जाम के लिए जरूरी है। दोस्तों, साहित्य अकादमी साहित्य महोत्सव 2025 का आयोजन करेगी। यह खबर है। देखिए, साहित्य अकादमी साहित्य महोत्सव 2025 का आयोजन करेगी। देखिए, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के तहत, भारत सरकार का जो संस्कृति मंत्रालय है, तो उसके तहत काम करने वाली भारत की प्रमुख साहित्यिक अकादमी 7 है ना, अकादमी 7 मार्च 2025 में 12 मार्च 2025 तक नई दिल्ली के रविंद्र भवन में अपने वार्षिक साहित्य महोत्सव का आयोजन करेगी, जिसे हम बोलते हैं फेस्टिवल ऑफ लेटर्स 2025। ठीक है, तो इसको थोड़ा और जान लेते हैं। देखिए, भारत सरकार की केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र शेखावत इस महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। ठीक है, गजेंद्र शेखावत। ठीक है, अब देखिए, प्रख्यात अंग्रेज नाटककार श्री महेश दत्तानी पुरस्कार समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। इनका नाम है, थोड़ा आप ध्यान से देख सकते हैं, जिसमें 23 भाषाओं में प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। कितनी भाषाओं में? 23 भाषा में, 23 लैंग्वेज। आप देख लीजिए, नोट में आप देखेंगे, एशिया का सबसे बड़ा साहित्य
महोत्सव है, एशिया का सबसे बड़ा। ठीक है, देश के विभिन्न हिस्सों में 50 से अधिक भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला लगभग 700 लेखक इस महोत्सव में भाग लेंगे। कितने? 700 लेखक भाग लेंगे इसमें। इसके 100 से अधिक सत्र होंगे। कितने? 100 से अधिक। ठीक है, महोत्सव का विषय भारतीय साहित्य परंपरा होगा। ये इसका विषय है, भारतीय साहित्य परंपरा होगा। और महोत्सव के आखिरी 3 दिनों के दौरान इस विषय पर प्रख्यात विचारों और लेखकों की राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की जाएगी, है ना। अब देखिए, महोत्सव के अंतिम दिन बच्चों के लिए 1 दिवसीय कार्यक्रम स्पिन ए टेल का आयोजन किया जाएगा। पूरे उत्सव के दौरान विभिन्न विषयों पर प्रख्यात लेखकों, कवियों, अनुवादकों, प्रकाशकों और आलोचकों द्वारा प्रस्तुतियां, वाचन और चर्चा होंगी। तो इन पर क्या होगी? चर्चा होंगी, है ना, वाचन होंगे इन पर। अब देखेंगे जो भी इनके विषय हैं और जो इनके विषय से समझ जो भी प्रख्यात लेखक हैं उनके माध्यम से, है ना। 3 दिन शाम को राकेश चौरसिया, जो जिसे हम बोलते हैं बांसुरी वादन, 3 दिन शाम को राकेश चौरसिया यानी बांसुरी वादन, नलिनी जोशी हिंदुस्तानी गायन और कोजिया दस्तानगो और रितेश यादव दास्तान ए महाभारत जैसे प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां आयोजित की जाएंगी। तो देखिए कितने बड़े बड़े महान कलाकार आ रहे हैं इसमें, है ना, आप समझ सकते हैं। तो ये आपके जो आप एग्जाम देंगे ना, आपको यही सब क्वेश्चन ढाक पूछ लेगा। आपको जो एग्जाम देंगे ना, आपको यही सब क्वेश्चन ढाक पूछ लेगा। और अगर आपने ध्यान नहीं दिया ना तो आप क्वेश्चन गलत कर देंगे, हमें पता है, क्योंकि इनके नाम ऐसे हैं। देखिए, राकेश चौरसिया हो गई, है ना, नलिनी जोशी हो गई, आपके राकेश चौरसिया हो गई बांसुरी वादन, नलिनी जोशी होगी हिंदुस्तानी गायन, ठीक है, कोजिया दास्तानगो, रितेश यादव आपके हो गए दास्तान ए महाभारत जैसे प्रसिद्ध कलाकार इसमें भाग ले रहे हैं। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है, आप इनको थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। चाहो तो इसे आप नोट कर लीजिए, और नोट क्या ही करेंगे आप लोग, है ना, क्योंकि आपको पीडीएफ मिल जाएगी। देखिए, अजय भादु को गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का सीईओ नियुक्त किया गया है। ये एक आईएएस अधिकारी हैं, है ना, तो इनको क्या किया गया है? अजय भादु को गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का सीईओ नियुक्त किया गया। दोस्तों, जो आईएएस बन के जाते हैं ना, आईएएस, उनको ये पद संभालने पड़ते हैं। आईएएस की जॉब करते हैं ना, आईएएस का जो अब देखेंगे पद, देखिए कितनी मेहनत से मिलती है ना, आप उसके लिए पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, हमें हार नहीं माननी, हमें भी इन जैसा ही बनना है। ये अपने दिमाग में रखिए, क्योंकि हम भी इंसान हैं, ये भी इंसान है। बस ये है कि हम अपने मार्ग से भटक जाते हैं, और ये अपने मित्र निरंतर मेहनत करते रहते हैं, और इनका एक लक्ष्य रहता है हमारा टारगेट, और हम क्या करते हैं? अपने टारगेट से भटक जाते हैं। ठीक है, धैर्य नहीं रख पाते। तो ये एग्जाम हमारा धैर्य रखने का है। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं इनके बारे में। देखिए, गुजरात कैडर के 1999 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी आईएएस अजय भादु को गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जी बोलते, गवर्नमेंट ई मार्केट, है ना, तो गवर्नमेंट ई प्लेस मार्केट प्लेस का मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया गया है इनको। ये इसलिए खबरों में रहे हैं। अब देखिए, अजय भादु की नियुक्ति 3 मार्च 2025 से प्रभावी होगी। ठीक है, 3 मार्च 2025 से, आज हमारे 7 मार्च होगी, मतलब ये हो चुके। उन्होंने एल सत्य श्रीनिवास का स्थान लिया है। इसका एल सत्य श्रीनिवास का। अब इनके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं, ई मार्केट प्लेस क्या होता है। देखिए, वाणिज्य मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में अतिरिक्त सचिव को गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के सीईओ का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है ना। इस प्रकार अजय भादु वाणिज्य विभाग में अतिरिक्त सचिव होने के अलावा गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के सीईओ भी होंगे। ठीक है ना, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के सीईओ भी होंगे अजय भादु। ठीक है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के वाणिज्य विभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के वाणिज्य विभाग के अंतर्गत आता है आपका जीएम, मतलब गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ठीक है, अब देखिए सरकारी ई मार्केट प्लेस, सरकारी यानी गवर्नमेंट, ई माने अब देखेंगे जो इलेक्ट्रॉनिक है ना, जो ऑनलाइन सिस्टम होता है वो वाली बात हो रही है। मार्केट प्लेस जहां पर वस्तुओं का, सेवाओं का ऑनलाइन लेन देन, ऑनलाइन खरीद फरोख्त ऑनलाइन होती है ना, बेचना खरीदना ऑनलाइन होता है। तो इसके बारे में देखिए, जीएम यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को भारत सरकार द्वारा 9 अगस्त 2016 को राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल के रूप में शुभारंभ किया गया था। किसके रूप में? राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल के रूप में इसको शुभारंभ, इसकी मतलब उसको स्थापित किया गया था। यह एक संपूर्ण ऑनलाइन बाजार है, मतलब डिजिटल, जहां केंद्र व राज्य सरकार के मंत्रालय, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मंत्रालय विभाग, उनके सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम और स्वायत्त निकाय अपने सामान और सेवाएं खरीदते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? अपने सामान और अपनी सेवाएं खरीदते हैं इसके माध्यम से।
अब गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का उद्देश्य क्या है? सरकारी ई मार्केट प्लेस यानी जीईएम को सरकार द्वारा सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता और दक्षता लाने तथा भ्रष्टाचार और अकुशलता को कम करने के लिए पेश किया गया था। मतलब अब देखते हैं ना, सरकार ये दिखा सके हमने कोई सामान कितना आयात किया है। अब सरकार आपको विदेश से जो भी रक्षा सामान खरीदती है तो उसका मालूम कहता है, देखो इतने 1 करोड़ रुपए की इसकी कीमत है, हमने इतने करोड़ रुपए का खाद्य तेल खरीदा है। तो क्या होती है, हमारी उसकी पारदर्शिता है एक तरह से, है ना। अब देखिए, जीईएम में अनुमोदित विक्रेताओं की एक सूची होती है जो सरकारी ऑर्डर के लिए बोली लगाते हैं। एक अनुमोदित विक्रेता है, उन विक्रेताओं की एक सूची होती है और वो जिनकी सूची में जिनका नाम होता है वो क्या करते हैं, वो सरकारी ऑर्डर के लिए क्या करते हैं, बोली लगाते हैं, और जिससे खरीदार सही कीमत पर सही उत्पाद का चयन कर सकते हैं। तो आपने बोली लगाते हुए देखा होगा ना, ठीक है। तो आप उसी तरह समझ सकते हैं। इससे सरकार के फिजूल खर्चों में कमी आएगी और सरकार के राजकोषीय घाटे में कमी आने की उम्मीद है। मतलब सरकार का जो राजकोषीय घाटा है वो कम होगा, ठीक है। तो क्या होगा, हमारा जीडीपी बढ़ेगी। अब देखिए, विदेश का जो मुद्रा भंडार है वो बढ़ेगा, है ना। अब देखिए, जीईएम की सफलता, वर्ष 2023-24 के दौरान सरकारी ई मार्केट प्लेस पर कुल सकल व्यापारिक मूल्य 2016-17 में 422 करोड़ रुपए की तुलना में 4 लाख करोड़ रुपए था। कितना? 4 लाख करोड़ रुपए था। पोर्टल पर 12,070 से अधिक उत्पाद श्रेणियां और 320 सेवा श्रेणियों पेश की जाती हैं। कितनी? 12,070 से अधिक उत्पाद श्रेणियां हैं जिनका उत्पाद देख सकते हैं आप, और 320 सेवा श्रेणियां पेश की गई। मतलब ये सेवा हैं इस पर। यह 1.5 लाख से अधिक सरकारी खरीदारों और 21 लाख से विक्रेता और सेवा प्रदाताओं का एक विशाल नेटवर्क है ना। अब देखिए, यहाँ 89,421 अधिक पंचायतें और 760 सहकारी समितियां पोर्टल के माध्यम से अपने सामान और सेवाएं खरीदती हैं इसके माध्यम से। तो आप देख सकते हैं ये कितना उपयोगी है ना आपकी इकोनॉमी के लिए। तो दोस्तों, आज की हमारी अंतिम खबर है। तो दोस्तों, अब हमारी लास्ट खबर बची है आज की। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए, हमारे सेशन को शेयर कर दीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए दोस्तों। और आज की हमारी लास्ट खबर है क्या, कि राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन में विविधता का अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया है। चलिए शुरू करते हैं इसको। देखिए, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 5 मार्च 2025 को राष्ट्रपति भवन में विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है, इसलिए आपकी ये खबरों में है। अब देखिए, इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण में लोगों को 5 राज्यों कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तथा 2 केंद्र शासित प्रदेशों लक्षद्वीप और पुडुचेरी की जीवंत सांस्कृतिक विरासत के बारे में जानने का मौका मिलेगा। ठीक है, उन्हें यह जानकर खुशी हुई कि इस उत्सव में लगभग 500 कारीगर और बुनकर भाग ले रहे हैं। कितने? 500 कारीगर और बुनकर इसमें भाग ले रहे हैं। तो काफी संख्या है ना। तो राज्य कौन से आपके देखिए, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है, और आपके जो केंद्र शासित प्रदेश हैं देखिए, लक्षद्वीप हो गया, पुडुचेरी हो गया। तो ये इनके जो जीवित जो संस्कृति है, सांस्कृतिक परंपराएं जो हैं, मतलब काम करने की, अपनी जीविका चलाने के लिए, अपने रोजगार चलाने के लिए, तो उनसे जानने का यहाँ मौका मिलेगा। और इनमें आप ये जानकर खुशी होगी कि इसमें इस उत्सव में 500 कारीगर शामिल हो रहे हैं, बुनकर शामिल हो रहे हैं। अब देखिए, उन्होंने लोगों इस महोत्सव में भाग लेने और दक्षिण भारत की कला एवं संस्कृति के बारे में जानने का आग्रह किया है। जो भी दक्षिण भारत की जो भी कला संस्कृति है उसको जानने का क्या किया, आग्रह किया है। अब देखिए, भारत की समृद्ध विविधता का उत्सव मनाने और उसे प्रदर्शित करने के लिए राष्ट्रपति भवन में विविधता का अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। अब देखिए, इस महोत्सव को भारत अलग अलग संस्करणों में संरक्षित किया गया है। मतलब अलग अलग जो भी संस्करण हैं, अलग अलग संस्करण करना, उसमें क्या किया गया, संरक्षित किया गया है। जो उत्तर पूर्व, दक्षिण, उत्तर पूर्व, है ना, पश्चिम, मध्य क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेशों को समर्पित किया गया है ये। ठीक है, अब देखिए, इस उत्सव का दूसरा संस्करण दक्षिणी राज्यों पर केंद्रित है। वहां पर दक्षिणी राज्यों पर केंद्रित है इसका दूसरा संस्करण। यह महोत्सव आगंतुकों के समक्ष कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप और पुडुचेरी की समृद्ध विरासत का व जीवंत संस्कृतियों को प्रस्तुत करता है। मतलब जो भी इनकी संस्कृतियां हैं, है ना, जो भी इनकी कार्य करने की शैली है ना, जो भी इनकी
संस्कृति है, मतलब जो इनको यूज करते हैं, जैसे बुनकर हो गए और कोई भी कारीगर हो गए, तो अपना क्या काम करते हैं, तो इनके बारे में ये जानेंगे, है ना। यह महोत्सव इन राज्यों के आर्टिस्ट, कारीगरों, कलाकारों और लेखकों और सांस्कृतिक प्रदर्शनियों व साहित्यिक परिक्षेत्र आदि के माध्यम से अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच है। अपनी यहाँ क्या कर सकते हैं, अपनी प्रतिभा दिखा सकते हैं। तो दोस्तों ये रही आपकी आज की सारी खबरें जो हमने कवर कर ली हैं। तो दोस्तों जो भी हमारे इस नंदिनी IAS यूट्यूब चैनल पर अगर हिंदी माध्यम के छात्र हैं, अंग्रेजी माध्यम के छात्र हैं, तो हमने आपको क्लास भले ही हिंदी माध्यम में ली है, लेकिन हमारी जो PDF है वो आपको बाइलिंगुअल यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों मिलेगी, ठीक है। तो इसको PDF कहाँ से लेंगे आपको, तो हमारे नंदिनी IAS के यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, उसे आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, उसका बेल आइकन दबाएंगे और आप मोर में जाएंगे तो वहाँ पर हमारा टेलीग्राम ऑप्शन होगा, आप वहाँ पर जाकर ज्वाइन हो जाइए और आपको PDF आपको वहीं मिलेगी। तो दोस्तों अगर आपने हमारे सेशन को अभी लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो, और अपने दोस्तों में इस सेशन को शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आज के लिए हम इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय, टेक केयर।